तो स्वागत है दोस्तों आपका आर्यभट्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त शिव। और काफ़ी दिनों से आप लोगों की कुछ डिमांड थी कि आप मुझसे जीएस के कुछ टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो उन जीएस के टॉपिक्स में मुझे काफ़ी सारे लोगों ने फिजिक्स के बारे में कुछ बोला कि उनको फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि जैसे कि उत्तराखंड में भी अभी फॉरेस्ट जो एसआई है उसका एक एग्ज़ाम है और बाकी भी एनटीपीसी का भी कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स है, तो उनके लिए साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साइंस के इस टॉपिक की हम लोग शुरुआत तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस टॉपिक ये एक छोटा टॉपिक होगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके जो फीडबैक्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए कंटिन्यू कर पाऊँ या ना। ठीक है, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम हो रही है लॉकडाउन के। आई हैव लेस रिसोर्सेज कि मैं जो रिसोर्सेज मेरे पास होंगे मैं उन्हीं से आपके पास जो अपनी वीडियोज़ है वो पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक होगा वेव्स। वेव्स यानी तरंगे। देखिए थोड़ा बोर्ड जो है शायद हो सकता है आपको जो उसका इंटरफेस है वो थोड़ा ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होगा, मे भी हो सकता है क्योंकि पुराना बोर्ड है और मेरे पास अभी यही था जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं बोल कर आपके साथ डिक्टेट करूँ। और अगर आपको लिखने में भी कोई, अगर आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ा बफरिंग कर रहा होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो एटलीस्ट जो मैं बोलूँगा आप उसके साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे डेफिनेशंस जो हैं वो मैं आपके साथ बोल कर लिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जैसा एक क्लास में माहौल होता है उस तरह का माहौल हम क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वेव्स की। सबसे पहले बात करते हैं वेव्स होती क्या है। हम एक जनरल सा डेफिनेशन से लें कि वेव्स होती क्या है। देखो जैसे कोई भी शांत जल हमारे पास है, कोई भी शांत जल है, कोई तालाब वगैरह है, उसमें हमने क्या किया, एक पत्थर फेंक दिया। उसमें पत्थर फेंकने के बाद हमें क्या, कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ हलचल सी नज़र आएगी। उसी हलचल को हम लोग क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। या आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। अब मैंने क्या किया, एक रस्सी ली और उस एक रस्सी का और एक सिरा मैंने खुद से पकड़ लिया और एक मैंने दूसरा एंड एक दीवार से बांध दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उस रस्सी को थोड़ा सा हिलाता हूँ, तो वो रस्सी क्या करेगी, ऊपर नीचे क्या करेगी, डिस्टर्बेंस करेगी। वो जो डिस्टर्बेंस होगा उसी को क्या कहा जाएगा, वेव्स कहा जाएगा। तो आई होप ये जो डेफिनेशन है, हालांकि दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है वो अर्ली ऑन, ये लेटर जब हम बात करेंगे चैप्टर के एंड तक पहुँचेंगे तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या एक्चुअल में वेव्स होता है। तो शुरुआत करते हैं वेव्स के बारे में। वेव्स जो होती हैं, इट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, और उसके जो दो पार्ट्स होंगे उन पहले पार्ट्स उनको भी हम कैटेगराइज करेंगे। तो जो पहले प्रकार की वेव्स अपने पास होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। और दूसरे प्रकार के वेव्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज मैकेनिकल वेव्स। इसी मैकेनिकल वेव्स को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक तरंगें। और पूछोगे कि आपने इनको किस बेसिस पर कैटेगराइज किया, तो देखो मैंने इनको उसी बेसिस पर कैटेगराइज किया जैसे देश में लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक अमीर लोग, एक गरीब लोग, एक पढ़े लिखे लोग, एक अनपढ़ लोग। तो कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न होगा जिसके पीछे मैंने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। अब वो रीज़न क्या है उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स या फिर यांत्रिक तरंगों की। तो यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके प्रोपोगेशन के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। यानी अगर कोई मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो एटलीस्ट बीच में जो ये एयर है ये क्या है, एक मीडियम है। और इस मीडियम का होना जरूरी है मैकेनिकल वेव्स के प्रोपोगेशन के लिए। यानी जब मैकेनिकल वेव्स की एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती है तो उसके प्रोपोगेशन के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की जरूरत होगी। और यहाँ जिन मीडियम की हम बात करेंगे वो मीडियम अपने पास होंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने को किस चीज़ की जरूरत होगी, एक मीडियम की जरूरत होगी। अगर वहीं पर बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो इनके प्रोपोगेशन के लिए हमें किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम वो है जहां पर कुछ भी नहीं है, यानी हवा भी नहीं है। यानी किसी अगर मीडियम हो तो वेल एंड गुड, और अगर मीडियम ना भी हो तो उससे ये प्रोपोगेट कर जाएंगी, ये आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो
आई थिंक बेसिक डिफरेंस जो है या मेन डिफरेंस जो है वो आपको समझ आया होगा कि इनके प्रोपोगेशन के लिए अपने को मीडियम की जरूरत होती है और इनके प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। दोस्तों मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ कि वीडियो अपनी ठीक से चल रही है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अपनी वीडियो कंटिन्यू सही है। चलो आगे की तरफ बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स के बारे में। तो मैकेनिकल वेव्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो अपना पहला कैटेगरी होगा वो होगा ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स यानी इन्हीं तरंगों को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट दूसरे प्रकार के तरंगों के बारे में बात करेंगे तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यानी इनको हम कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अब ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, इनके बारे में बातचीत करेंगे। देखो अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, एक रस्सी ली और उस रस्सी का एक एंड खुद से पकड़ लिया और एक एंड मैंने एक दीवार से बांध दिया। अब उस रस्सी पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ी थोड़ी जगह पर ब्लैक मार्कर से उस पर रस्सी पर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ। यानी ये अपने पास क्या हुआ, एक रस्सी हुई, इस रस्सी पर मैंने यहाँ पर कुछ मतलब लगभग काफ़ी सारे ब्लैक स्पॉट क्या कर दिए, मार्क कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, उस रस्सी को थोड़ा सा क्या करता हूँ, हिलाता हूँ। उस रस्सी को जैसे मैं हिलाऊंगा तो वो रस्सी पर जो ब्लैक स्पॉट है वो ऊपर नीचे होंगे, यानी अप एंड डाउन मूव करेंगे। और अप एंड डाउन मूव करते हुए वो मुझे इस तरह से ऐसा लगेगा कि वो रस्सी का जो स्पॉट है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वो स्पॉट आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो स्पॉट ऊपर एंड नीचे यानी अप एंड डाउन ही मूव कर रहे होंगे, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे होंगे। आगे की तरफ जो बढ़ता है वो एनर्जी है और इसी को हम वेव्स बोलते हैं कि जब एनर्जी प्रोपोगेट करती है, एनर्जी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती है किसी मीडियम के थ्रू या ना ही किसी मीडियम के थ्रू, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा वेव्स। आई होप वेव्स का जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो ट्रांसवर्स वेव्स उसके कहेंगे जहां पर मीडियम के जो कण होंगे या मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो अप एंड डाउन मूव करेंगे टुवर्ड्स वेव्स, वेव के रिस्पेक्ट में। जैसे ये अपने पास कोई वेव्स हुआ और जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो अप एंड डाउन मूव करते हुए नजर आएंगे। ये हो गया अप, नेक्स्ट डाउन, अप डाउन। तो ये वेव्स के परपेंडिकुलर क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि उस वेव्स का नाम बताइए जहां पर मीडियम के जो हमारे कण होंगे वो क्या होंगे, वो वेव्स के परपेंडिकुलर, यानी यहां से देखो ये 90 डिग्री का एंगल यहां से क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो ऐसी वेव्स को कहा जाएगा ट्रांसवर्स वेव या फिर अनुप्रस्थ तरंगे। ये जो तरंगे हैं इनसे ये जो स्पॉट है ये आगे की तरफ नहीं बढ़ते, बल्कि जो एनर्जी है वो आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है। ठीक है, अब आप पूछेंगे इस तरह के कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखो इन एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे या अभी भी क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारी कोई बॉल जो है वो पानी में चली गई। अभी हम क्या करेंगे, उस बॉल को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे या उसको एक सिरे से दूसरी तरफ भेजने की कोशिश करेंगे, तो हम कुछ पत्थर जो है वो पानी में फेंकते थे, जिससे हमारी जो बॉल होती थी वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू करती थी। वो कैसे करती थी, क्योंकि जैसे ही आपने उसके अंदर पत्थर फेंका तो वो जो मीडियम के कण होंगे वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन क्या करेंगे, मूव करेंगे। हालांकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वो केवल ऊपर एंड नीचे मूव कर रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, यानी पानी की सरफेस पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पानी के अंदर तो दोनों तरह की वेव्स होती है, पर अगर पानी के सरफेस की बात की जाए तो किसी भी चीज़ या पानी के सरफेस पर जो वेव्स हमारी उत्पन्न होंगी उनको कहा जाएगा ट्रांसवर्स वेव्स या फिर अनुप्रस्थ तरंगे। और रस्सी वाला एग्जाम्पल भी आप इसमें ले सकते हैं, बाद में इसकी डेफिनेशन दिखा दूंगा तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे की तरफ बात करते हैं, अगली आती है अपने पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किसको कहा जाएगा, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, तो जैसे मैंने बोला और उस तक मेरी बात गई, तो जो ये प्रोपगेशन हुआ इसको कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल या फिर अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे
ये वेव्स के बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, इसको कहा जाएगा, एक बार पीछे हटना फिर आगे की तरफ जाना, इसको कहा जाएगा बैक एंड फोर्थ। दोस्तों बाहर की तरफ थोड़ा डिस्टर्बेंस है क्योंकि मैं एक विलेज से हूँ और यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स मतलब आना जाना लोगों का रहता है। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है पर फिर भी कोई सब्जी वाला कुछ इस तरह के लोग आते रहते हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा और टॉपिक की तरफ ध्यान दिएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ। तो बैक एंड फोर्थ का मतलब पीछे आगे, आगे पीछे, यानी आप यहाँ देखेंगे कि अनुप्रस्थ में तो ऊपर नीचे अप एंड डाउन ये मूव्स कर रही थी, और जो हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होगा ये आगे पीछे आगे की तरफ। अगर इसको देखा जाए तो इसी को कहा जाता है समानांतर, यानी ये जो कण होंगे जो ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं इस तरह से, ये कहीं ना कहीं ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है हमारे वेव्स के पैरेलल। तो इसी को कहा जाता है ये समानांतर या फिर परपेंडिकुलर, सॉरी समांतर या फिर पैरेलल वाइब्रेशन, और यही होता है अपना परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। आई होप दोनों तरह की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसमें आप जो हमारा साउंड हो गया, जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं नॉर्मली भाषा में, वो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, और इसमें हमारे दोनों एग्जांपल्स आ जाएंगे जो अभी हमने डिस्कस किए। तो दोनों की दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इसमें वेव्स के परपेंडिकुलर हमारे जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हो गए वो मूव करते हैं अप एंड डाउन, जिसको कहा जाएगा, और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, पैरेलली वो एक दूसरे के एक साथ में चलते हैं। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं। आगे की तरफ बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंग होंगी, तो इसमें केवल एक ही तरह का टाइप होता है जिसमें हम कहेंगे, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, यानी यहाँ पर केवल ट्रांसवर्स यानी अपना अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। दोस्तों एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको, जो हमारे अनुप्रस्थ तरंगे होंगी ये केवल सॉलिड और गैसेस में ही मूव करती हैं, सॉलिड और लिक्विड में ही मूव करती हैं। और अगर हम बात करेंगे इसकी, तो इसके लिए तीनों मीडियम, ये तीनों के तीनों मीडियम में चल सकती हैं, यानी अपने पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों तरह के मीडियम में मूव कर सकती हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स की, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और उसके साथ साथ वैक्यूम में भी, यानी जो हमारा निर्वात होता है, ये निर्वात में भी क्या कर सकती हैं, प्रोपोगेट कर सकती हैं। बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगों की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो ये चारों के चारों मीडियम में प्रोपोगेट कर सकती हैं, और साथ ही साथ इसके लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की ज़रूरत हमें नहीं होती है। और अगर हम बात करेंगे तो प्रकृति में 7 प्रकार की ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमारे पास विद्यमान है, और वो 7 प्रकार की कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप ले सकते हैं जैसे माइक्रोवेव्स, दूसरी आप ले सकते हैं यूवी रेज, एक आपके पास आ जाएगा विजिबल रेज या वेव्स। नेक्स्ट अगला आपके पास आ जाएगा एक्सरे, अगला आपके पास आ जाएगा गामा रेज, को वाई मत समझना, ये गामा रेज कितनी हो गई। नेक्स्ट अगला आप ले सकते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रो, यूवी, विजिबल, एक्सरे, ये अपने पास हो गई इंफ्रारेड, सॉरी जो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होगी। और एक लास्ट हमारे पास आएगी जिसको हम बोल देंगे इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स हिंदी में भी आप लिख लेंगे साथ साथ। माइक्रोवेव्स को कहते हैं सूक्ष्म तरंगे, यूवी रेज हो गई हमारी पराबैंगनिक तरंगे, अल्ट्रावायलेट रेज यानी विजिबल दृश्य तरंगे जो हमें दिखाई देते हैं कलर 7 रंग, वो इसी के अंदर आएंगे, एक्स रेज और गामा रेज, रेडियो वेव्स। और अगला अपने पास हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स को बोलते हैं अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे। दोस्तों इसको अभी हम उतना ज़्यादा डीप में लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंग, ये अपने आप में ही एक ब्रॉड टॉपिक है। इस वाले टॉपिक को हम एक एज अ टॉपिक के साथ इसको एक नए चैप्टर में पढ़ेंगे, इनमें हम इन सातों की सातों जो तरंगें हैं इनको डिस्कस करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनका वेवलेंथ सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ इसकी कोशिश करेंगे MCQ भी साथ साथ लगाए जाएँ। फिलहाल हम बात करें मैकेनिकल वेव्स की, तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है ये तरंगों के बारे में आपको समझ आया होगा। बात कर रहे हैं
इनके बारे में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और साथ साथ ध्यान रखेंगे, ये जो तरंगें होती हैं किस प्रकार की एनर्जी को प्रोपोगेट कराते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि ये जो कण होते हैं, कण आगे की तरफ प्रोपोगेट नहीं करते, वो एनर्जी जो होती है वो प्रोपोगेट करती है आगे की तरफ, और उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है वेव। तो ये किस प्रकार की एनर्जी को, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, जब आप मेरे साथ एमसीक्यू लगाएंगे एनटीपीसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे उसमें ये क्वेश्चन बार बार आएंगे कि ये किस प्रकार की एनर्जी को आगे की तरफ मूव कराती है। तो ध्यान रखेंगे, नाम में ही उत्तर छुपा हुआ है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। अगर पूछा जाए कि यांत्रिक तरंगे किस प्रकार की ऊर्जा को आगे लेकर जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे ये यांत्रिक ऊर्जा को आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा की बात करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा अपने पास दो तरह की होती हैं, एक होती है अपने पास काइनेटिक एनर्जी और एक होती है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी को हम हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि इसका डेफिनेशन वाइज में चीज़ें आपको लिखा दूं, बाकी आपको क्लियर दिखाई तो दे ही रहा होगा, जो भी नहीं होगा वो आप मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे तरंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंटिन्यू करूं, और हो सकता है एक दो दिन में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो विद माई लैंग्वेज, बट एटलीस्ट वो सही हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, वेव्स आप हेडिंग डालेंगे और वेव्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मैकेनिकल वेव्स और दूसरा अपने पास हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद आप चाहें तो फर्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं मैकेनिकल वेव्स, यानी यांत्रिक तरंगे, और यांत्रिक तरंगों में पहली हेडिंग आप डाल देंगे, या यांत्रिक तरंगों में आप लिख भी सकते हैं, मैं साथ साथ लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो आप यांत्रिक तरंगे हेडिंग डालिए, मैं वेट कर लेता हूँ 1 मिनट। चलो शुरुआत करते हैं यांत्रिक तरंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में इसमें आपको लिखाऊँ, क्योंकि मेरे साथ जो ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, और इंग्लिश में भी एटलीस्ट मैं समझा चुका हूँ, और कोशिश करूँगा कि बीच बीच में उनके टर्म्स यूज़ करता रहूँ। सबसे पहले अपने पास हो जाएगा यांत्रिक तरंगे या फिर मैकेनिकल वेव्स, वो तरंगें जो केवल किसी न किसी माध्यम में चलती हैं, वो तरंगें जो केवल किसी न किसी माध्यम में चलती हैं, अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं निर्वात में नहीं चलती। निर्वात यानी वैक्यूम, यहाँ पर कुछ नहीं है, निर्वात में नहीं चलती, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ये यांत्रिक ऊर्जा को आगे लेकर चलती हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा को आगे लेकर चलती हैं, यांत्रिक ऊर्जा को आगे लेकर चलती हैं। नेक्स्ट लाइन में आप लिख लेंगे यांत्रिक ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये आपने स्कूल टाइम में पढ़ा भी है, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की या किसी भी पिंड की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, और उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट अगले हेडिंग मैकेनिकल अनुप्रस्थ तरंगे, यानी अनुप्रस्थ तरंगों के नाम के साथ, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे यहाँ भी है तो आप पूरा हेडिंग डाल देंगे मैकेनिकल या यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। सबसे पहले उसमें ये वाला जो डायग्राम है ये आप ड्रॉ कर लेंगे, एक वेव्स जा रही है और वेव्स के साथ साथ जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो अप एंड डाउन मूव्स कर रहे होंगे, और साथ साथ लिख लेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है। उसके साथ अप एंड डाउन मूव्स करेंगी, एनर्जी जो आगे की तरफ बढ़ेगी वो अपनी यांत्रिक एनर्जी होगी। ठीक है, यानी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें माध्यम के अणुओं के तरंग की दिशा के लंबवत
तरंग की दिशा के लंबवत गति करने, तरंग की दिशा के लंबवत गति करने से अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। गति करने से अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। किंतु माध्यम के अणु एक से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। किंतु माध्यम के अणु एक से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। मैंने आपको बताया कि ये जो पार्टिकल्स हो गए, अणु जो हो गए, ये आगे की तरफ नहीं बढ़ते, केवल जो एनर्जी है वो प्रोपेगेट करते आगे की तरफ। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, यह तरंगें केवल ठोस और द्रव में चल सकती हैं। The waves only can be propagate in solid and liquid। ये तरंगें केवल ठोस और द्रव में चल सकती हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे साथ साथ, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, जल में पत्थर फेंकने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें। नेक्स्ट अगला, किसी रस्सी को हिलाने पर उत्पन्न तरंगें। 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 ठीक, क्लियर ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक, नेक्स्ट लिखना लॉन्गिट्यूडिनल या मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स या यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगें। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगें। साथ साथ सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसमें जो हमारे मीडियम के जो पार्टिकल्स हो गए वो क्या कर रहे हैं, वो बैक एंड फोर्थ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं रिस्पेक्टिव वेव्स। ठीक, इसी को कहा जाएगा पैरेलल वाइब्रेशन, यानी समानांतर घर्षण। नेक्स्ट या साधारण कंपन। नेक्स्ट अगला फर्स्ट टॉपिक इसमें लिखेंगे या फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, माध्यम के अणुओं का तरंग की दिशा के समानांतर गति करने। माध्यम के अणुओं का तरंग की दिशा के समानांतर गति करने से अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। किंतु माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। किंतु माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। केवल ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ती है। 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 एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ध्वनि तरंगें यानी साउंड वेव्स। दूसरा, अपना जो स्प्रिंग होता है, कोई भी स्प्रिंग हम लोग लेते हैं, उस स्प्रिंग को जब हम मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो एनर्जी वो आगे की तरफ प्रोपेगेट करती है और वो एक ही जगह पर क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मूव करता है। आप कभी स्प्रिंग को हिलाते हैं, देखा होगा आपने, तो वहाँ पर जो एनर्जी होती है वो अपना अनुदैर्ध्य तरंगें ही होती हैं। नेक्स्ट, तो दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे। बाकी दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए, ये आप साथ साथ नोट कर लेंगे, क्योंकि इन सब के बारे में हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा या हमारा जो आने वाला चैप्टर होगा उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि ये सॉलिड, लिक्विड
गैसेस और अपना जो वैक्यूम होगा यानी निर्वात होगा उसमें मूव करेंगे। ठीक है, अभी लाइट भी चली गई, तो आई होप टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, एटलीस्ट आपको पता लगा होगा कि हमारा जो तरंग होता क्या है, वेव्स होता क्या है। मैं फिर से बता देता हूँ कि किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसी को क्या कहा जाएगा, या जो भी हमारे पास हलचल उत्पन्न होगी उसी को क्या कहा जाएगा, वेव्स कहा जाएगा। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हम लॉन्गिट्यूडिनल का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है साउंड, और ये साउंड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड क्या है, साउंड किस तरह से प्रोपोगेट, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट मैं इस टॉपिक को फिलहाल यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। एटलीस्ट आप मुझे अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी, और आपको इस तरह की और भी वीडियोस एक सीरीज़ में मेरे से आगे की तरफ चाहिए जो हम पैरेलली लेकर चल सके, क्योंकि लॉकडाउन का अभी शायद पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि कब तक खुले, बट इसी बीच हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका जो फीडबैक होगा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अनावश्यक बाहर की तरफ ना निकलें, और जब भी आप किसी बाहर की तरफ निकलते हैं तो आप अपने जो मास्क है उसका प्रयोग करें। धन्यवाद दोस्तों।